हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका केमिकल गुरु अभिजीत श्रीवास्तव। लास्ट क्लास में हम लोग ने नेचुरल रबर, वल्केनाइज्ड रबर और सिंथेटिक रबर के बारे में देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी रबर के ऊपर ही है, लेकिन उस रबर का नाम यहाँ पर होगा ब्यूना एस। सॉरी, एस नहीं, एन पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम ब्यूना एस भी देखेंगे। तो ब्यूना एन क्या है, इसको देखते हैं। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम एन बी आर भी बोलते हैं। एनबीआर का मतलब क्या है, नाइट्राइल, नाइट्राइल, बी फॉर ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन एंड आर फॉर रबर। तो इसको हम एनबीआर भी बोलते हैं, ब्यूटा एन को, जहां पर उसका पूरा नाम क्या होता है, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब ब्यूना एन है क्या, वो आपको समझाता हूँ। पहले मैं ब्यूना एन का नाम समझा देता हूँ। देखो, ब्यूना में जो बीयू है, बीयू का मतलब होता है ब्यूटाडाइन, जो भी मैंने यहाँ यूज किया है, ब्यूटाडाइन। ठीक है। एन जो रिप्रेजेंट करता है, वो एन रिप्रेजेंट करता है सोडियम को, सोडियम Na, जो आप जानते हो Na, सोडियम। ठीक है। और एन रिप्रेजेंट करता है नाइट्राइल को, जो यहाँ नाइट्राइल मैंने लिखा हुआ है। तो पहले नाम समझो कि ब्यूना में सबका क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है। ब्यू स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइन, Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, N स्टैंड्स फॉर नाइट्राइल। अब इन सभी का क्या काम है इस ब्यूना एन में, मैं वो आपको समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा यहाँ ध्यान समझते हैं ब्यूना एन क्या है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि इट इज अ कोपॉलीमर, कोपॉलीमर of it is a copolymer of 1,3 butadiene, butadiene and दो इसमें मोनोमर यूज होंगे, एक 1,3 ब्यूटाडाइन और दूसरा है एक्राइलो, एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने एक्राइलोनाइट्राइल को पैन में यूज किया था, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, PAN। ठीक है, ये वही एक्राइलोनाइट्राइल है। तो सिंपल हमें दिख रहा है कि जो ब्यूना एन है वो दो तरह के मोनोमर्स से मिलके बन रहा है। पहला है 1,3 ब्यूटाडाइन और दूसरा है आपका एक्राइलोनाइट्राइल से। तो ब्यूटाडाइन जो है, यही बीयू जो है, ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर ब्यूटाडाइन है। ठीक है, और एक्राइलोनाइट्राइल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो नाइट्राइल टर्म है, यही एन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नाइट्राइल है। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों को आपस में क्या करना है, पॉलीमराइज्ड करा देना है। और जैसे ही पॉलीमराइज कराओगे तो उससे जो बनेगा वो हमारा क्या है, ब्यूना एन है। तो क्या करते हैं, पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, फिर दोनों को पॉलीमराइज कराते हैं, हमारा ब्यूना एन बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन। तो पहले ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो आप क्या करेंगे, 4 कार्बन बना लीजिए। ठीक है, 4 कार्बन बना लीजिए। अब 1 2 3 करो या 1 2 3 करो, दोनों साइड सेम है। तो 1 पे डबल बॉन्ड और 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। ठीक, यहाँ पे 2 H, यहाँ पर 2 H, यहाँ पे 1 H और यहाँ पे 1 H। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो यही आपका क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो एक हमारा मोनोमर बन गया। दूसरा मोनोमर क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल। मैंने आपको बताया था एक्राइलोनाइट्राइल क्या है, आप जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते, सॉरी विनाइल क्लोराइड बनाते थे, तो क्लोराइड की जगह Cl लगा दो। तो ये हो गया हमारा एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये हो गया एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, अब दोनों को क्या कर दो, पॉलीमराइजेशन करा दो। तो यहाँ पे मैंने लिखा पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। और अब देखो यहाँ जो सोडियम यूज किया गया है वो ध्यान रखना। यहाँ पे सोडियम एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, सोडियम प्लस हीट। ये सोडियम यहीं से आ रहा है, ये जो एन रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये दिखा रहा है, यहाँ सोडियम क्या है, एज अ कैटलिस्ट है। तो ये ध्यान रखना कि Na का काम क्या है, Na यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट है।
ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अब सारा टर्म पूरा हो गया, ब्यू फॉर ब्यूटाडाइन, एन फॉर सोडियम, सोडियम कहाँ यूज हो गया एज अ कैटलिस्ट, और एन रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्राइल ग्रुप को। सब कुछ हो गया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, मैकेनिज्म देखना कि ये कैसे आपस में जुड़ेंगे और कैसे हमारा क्या होगा, पॉलीमर ब्यूना एन का तैयार हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से अगर देखो दोनों तरफ सिमेट्रिसिटी है, तो यहाँ पे अगर मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है तो मैं आसानी से किधर भी लेफ्ट साइड या राइट साइड किधर भी तोड़ सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड सिमेट्रिसिटी है। ध्यान रखना कि यहाँ जो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे वो होमोलिटिक मैनर में नहीं, हेट्रोलिटिक मैनर में ब्रेक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हेट्रोलिटिक मैनर में ब्रेक कराया, जैसे मान लो मैंने लेफ्ट साइड ब्रेक कराया, ठीक है, तो ये भी लेफ्ट साइड, क्योंकि इधर कमी होगा तो इसके सपोर्ट में टूट जाएगा। तो मैं ब्रेक करा के लिख रहा हूँ यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों आपस मिलकर डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 नेगेटिव सिंगल CH, ये दोनों मिलके क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे CH, ये टूट के सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये आसानी से तोड़ सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा इसको ध्यान रखना है कि यहाँ कैसे टूटेगा, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं CN आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये जो डेंसिटी है वो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ट्रेंड कर जाएगा। तो यहाँ पे ये इधर टूट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा CH2, अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इस CH2 को उधर लिखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्ट्रक्चर में, ये चीज़ मैं इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया CH, यहाँ हो गया CN, यहाँ पे एक नेगेटिव, यहाँ एक बॉन्ड जो ब्रेक हुआ वो, और यहाँ पे CH2, ये हो गया पॉजिटिव। मैंने इसको बस उल्टा कर दिया, ऐसे कर दिया। रीज़न है कि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए इजी दिखने के लिए मैंने ऐसा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैंने मॉलिक्यूल ऐसे था इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब हमको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कोई बात नहीं, जोड़ दीजिए। अब देखो हमारे पास क्या क्या है, ये हो गया CH2, ठीक है, ये हो गया CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, ये हो गया CH2, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड CH, इस CH से क्या जुड़ा हुआ है नीचे Cl, और इसके आगे CH2। ये जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज है इसको मैं एज अ फ्री बॉन्ड ले रहा हूँ कि यही बॉन्ड आगे बढ़ाएंगे, प्रोसीड करेंगे, तो एक इधर बढ़ा दिया और एक उधर बढ़ा दिया, ठीक। तो ये जो मोनोमर है, ये जो पॉलीमर है, यही क्या होगा, n टाइम्स हमने मॉलिक्यूल लिया था, तो ये n टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट करेगा ये स्ट्रक्चर। तो यही जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यही आपका क्या है, ब्यूना एन है। क्लियर है। तो मेरे को नहीं लगता है कि बहुत टफ इसका स्ट्रक्चर था और इसको याद रखने की जरूरत है। अगर आपको ये चीज़ें याद है कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ याद हो रही है और किस किस के ये पॉलीमर बन रहे हैं, तो 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल कंबाइंड होकर क्या बना रहा है, ब्यूना एन बना रहा है। तो ये मैकेनिज्म आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि बहुत इजी है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान रख रहे हो कि कौन सा बॉन्ड कदर ब्रेक हो रहा है तो इजीली आप क्या कर सकते हो, इसका मैकेनिज्म करा सकते हो, ठीक है। चलो इसकी यूजेस की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूजेस देखने को मिलेगा, तो इसकी यूजेस लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो जो ये मोस्टली जहाँ यूज होता है ये आपके वाटर टैंक्स में यूज होता है। वाटर टैंक्स, जो वाटर टैंक्स बनते हैं उनमें इसका काफ़ी यूज होता है, ठीक है। दूसरा ये होता है आपका हीट रेजिस्टेंट होता है। हीट रेजिस्टेंट मतलब ये हीट को इधर उधर एक तरफ से दूसरी तरफ जाने नहीं देता है, ये हीट को रेजिस्ट कर देता है, रोक देता है। तीसरा ये जो आप प्रिंटिंग मशीन अगर देखे हो तो प्रिंटिंग मशीन में रोलर्स लगे होते हैं जिनके ऊपर जो पेपर है हमारा रोल करते हुए आगे बढ़ता है। तो जो रोलर्स होते हैं वो भी आपके रबर के बने होते हैं और वो रबर कौन सा होता है, ब्यूना है। तो जो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रिंटिंग रोलर्स, जो प्रिंटिंग रोलर्स होते हैं वो भी आपका ब्यूना एन के बने होते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको कन्वेयर बेल्ट के बारे में बताया था, तो ब्यूना एन से भी कन्वेयर बेल्ट बनते हैं। कन्वेयर
बेड्स, तो ये कन्वेयर बेड्स बनाने के भी काम आता है। तो इसके यूजेस मैंने आपको बता दिए, ठीक। यहाँ पे कैसे पॉलिमराइजेशन होता है मैकेनिज्म बता दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत आपको इसमें चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं। कुछ पॉइंट्स जरूर हैं जो हमको आपको याद रखना है, और याद रखेंगे तो ईजिली आप इसका मैकेनिज्म करा सकते हो और बिना बना के तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसी के आगे हमें ब्यूना एस के बारे में पढ़ना है, जो इसी से बिल्कुल मिलता जुलता है। थोड़ा सा चेंज है, एन की जगह एस है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंज होगा ही होगा। तो जल्दी से इसे कॉपी करिए, तो फिर हम ब्यूना एस देखते हैं। कॉपी करिए। चलिए अब हम इसी में आगे ब्यूना एस के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हम ब्यूना एन देख रहे थे, अभी हम क्या देखेंगे, ब्यूना एस। तो जैसे हम वहां पर इसको क्या बोले थे, NBR बोल रहे थे, ठीक है। तो अब इसको बोलेंगे SBR। SBR, वहां NBR था, यहाँ पे क्या है SBR। वहां नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़ था, यहाँ पे S का मतलब स्टाइरीन हो जाएगा, स्टाइरीन। B फॉर ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, और R फॉर रबर, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। इसको SBR से हम जानते हैं। अगेन देखो तो ये ब्यूटा है, ब्यू जो है वो ब्यूटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्यूटाडाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। Na अगेन सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और S स्टाइरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। स्टाइरीन याद आ रहा है, पॉलीस्टाइरीन, तो ये वही चीज है स्टाइरीन। अभी मैं बताता हूँ, स्ट्रक्चर आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि ये लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, लिखिए, इट इज अ कोपॉलीमर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन, ठीक है। तो जैसे अभी हम ब्यूना एन देखे थे, बिल्कुल वैसा ही ब्यूना एस है, बस वहां एक्राइलोनाइट्राइल की जगह क्या यूज होगा, स्टाइरीन। बाकी मैकेनिज्म आप देख ही लो क्या करना है, ठीक है। तो पहले आप उसका लिखो 1,3 ब्यूटाडाइन, कैसे लिखोगे, जो भी मैंने लिखा था, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया आपका 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक। अब इसके अंदर स्टाइरीन को लाना है, तो देखो स्टाइरीन मैंने क्या बताया था, एक बेंजीन रिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे CH और इससे जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड से CH2, ये हो गया आपका स्टाइरीन, ठीक है। अब इसका क्या करा दो, पॉलीमराइजेशन करा दो, पॉलीमराइजेशन, और Na एज अ वही कैटलिस्ट प्लस हीट। देखो Na को कैटलिस्ट बोलो या पॉलीमराइजिंग एजेंट बोलो, जो मतलब जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो मैं दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे, एज अ कैटलिस्ट बोलो या पॉलीमराइजिंग एजेंट बोलो। पॉलीमराइजिंग एजेंट वो होता है जिसके प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन काफ़ी तेजी से होता है, वही तो हमारा कैटलिस्ट भी करता है। तो कैटलिस्ट बोलो या फिर पॉलीमराइजिंग एजेंट बोलो, दोनों सेम है, ठीक है। अब आपको मैकेनिज्म देखना है, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि दोनों तरफ से मैं आप किधर भी तोड़ लो, ठीक है। तोड़ दिया हमने, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल गया हमारा, ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड CH, ये हो गया CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना, ये कहाँ टूटेगा, ध्यान रखना ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड्स है, वो पाई बॉन्ड्स का तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो ये इसको सपोर्ट कर रहा होगा, सपोर्ट करेगा, तो ये जो बॉन्ड है इस डायरेक्शन में टूटेगा। तो जब इस डायरेक्शन में टूटेगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब फिर देखो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक साइड आ जाए तो बेटर होगा, तो इसको मैंने ऐसे लिखा, ये हो गया CH2, इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे अब एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड बचा, ठीक है। CH
इसके ऊपर एक पॉजिटिव और नीचे एक बेंजीन रिंग। ठीक है, बस हो गया, काम खत्म, मैकेनिज्म बन गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, बाकी ऐसे रहेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये लिख दो यहाँ पे, ये हो गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2। ठीक है, ये CH2 CH2 मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ एक और CH2 आएगा और फिर उससे CH जुड़ा हुआ है। ठीक, और इस CH से आपका एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। बस अब जो इनके पास चार्जेस थे उनको मैं एज अ फ्री बॉन्ड बना देता हूँ कि जो आगे क्या होंगे प्रोसीड करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसके n मॉलिक्यूल्स लिए थे, n मॉलिक्यूल्स, तो ये भी n बार क्या होंगे, पॉलीमराइज्ड होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये इसको बोलते हैं ब्यूना S। यहाँ पे क्या है, ब्यूना S। तो आई होप कि ब्यूना N और ब्यूना S में बहुत अंतर नहीं है, बस स्टाइरीन का अंतर है, बाकी मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। ठीक, अब जब प्रोडक्ट चेंज हुआ है, पॉलीमर का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, तो उसके यूजेस भी क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। ठीक है, तो जो ब्यूना S का जो यूज है वो बहुत ही ज्यादा यूज होता है। कहाँ पर, इट इज वाइडली यूज्ड in making of ऑटोमोबाइल या ऐसा लिखो, मेकिंग ऑफ टायर्स समझ रहे हो ना, टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो 4 व्हीलर्स वगैरह होते हैं, उनके जो टायर्स बनते हैं वो किसके बनते हैं, आपके ब्यूना S के बनते हैं। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना, ये आपका सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कहाँ यूज होता है, एज अ मेकिंग ऑफ टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। क्लियर है, तो मेरे हिसाब से आपको ब्यूना S और ब्यूना N दोनों ही क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम देखने वाले हैं पॉलिस्टर के बारे में। अभी तक हमने रबर के बारे में देख रहे थे, रबर हमारा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब हम पॉलिस्टर के बारे में देखेंगे। तो पॉलिस्टर क्या है, द पॉलीमर विच कंटेन्स एन ईस्टर लिंकेज आर नोन एज पॉलिस्टर। जैसे हम पॉलीअमाइड्स देख रहे थे कि वहाँ अमाइड्स का लिंकेज होता था, अब यहाँ पे किसका लिंकेज होगा, ईस्टर का लिंकेज होगा। तो जहाँ ईस्टर के लिंकेज होंगे वही क्या कहलाएंगे, आपके पॉलिस्टर कहलाएंगे। जिसमें सबसे पहला है आपका पॉलीमेथिल मेथ एक्राइलेट, ध्यान समझना, पॉलीमेथिल मेथ एक्राइलेट, इसको हम शॉर्ट में PMMA बोलते हैं, पॉलीमेथिल मेथ एक्राइलेट। ठीक है, PMMA शॉर्ट में। ठीक है, अब देखते हैं कि पॉलीमेथिल मेथ एक्राइलेट क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है मेथिल, पॉली को हटा दो, मेथिल मेथ एक्राइलेट का क्या होता है, ये होता है CH2 डबल बॉन्ड, इधर एक CH3 ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे एक C, इसके साथ डबल बॉन्ड O, फिर एक O, और ये हो गया आपका CH3। ये आपका एक तरह का ईथर है, RCOR। ठीक है, ईथर कह रहा हूं, ईस्टर ग्रुप है। तो ये हो गया आपका मेथिल मेथ एक्राइलेट, शॉर्ट में PMMA। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या कराना है, इसका पॉलीमराइजेशन कराना है। तो यहाँ होगा इसका पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे ऑक्सीजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होगा। तो कैसे होगा, देखो इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखो तो CH2 डबल बॉन्ड CH3, इस पूरे को मैं एक ग्रुप मान ले रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा C+O CH3, इसको मैंने पूरा एक ग्रुप मान लिया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो जब ये पॉलीमराइज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ डबल बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक कराया, तो ये हो गया CH2
यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, यहाँ आ गया C। अब इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ CH3 और ये ग्रुप जो था उसको मैंने नीचे ऐसे लिखा COOCH3, ठीक। एक बॉन्ड जो टूटा है वो इधर फ्री हो गया और एक बॉन्ड जो टूटा है वो इधर फ्री हो गया। हमने N मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, यही क्या होगा, बार बार रिपीट होगा N टाइम्स। अगर देखो तो इस ग्रुप में और इस ग्रुप में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सिर्फ क्या हो रहा है आपका ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक करके दो बॉन्ड्स को फ्री कर दे रहा है। तो ये जो नीचे आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है यही आपका क्या है, पॉलीमेथिल मेथ एक्राइलेट है, ठीक है। तो कुछ भी अलग नहीं था, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि यहाँ पे पॉलीमेथिल मेथ एक्राइलेट का फॉर्मूला क्या था, मेथिल मेथ एक्राइलेट का, और यहाँ पे किसके प्रेजेंस में ये पॉलीमराइजेशन हो रहा है, ऑक्सीजन और ऑक्साइड के, ये आपको पता आना चाहिए था। और इजिली यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, वो ब्रेक होकर दो बॉन्ड्स को फ्री कर देगा और यही बार बार क्या होंगे, एन टाइम्स रिपीट हो रहे होंगे। तो इसी वजह से इसको क्या बोला गया आपका, पॉलीमेथिल मेथ एक्राइलेट। सबसे बड़ा बात कि जो इसके यूजेस हैं, कहाँ कहाँ ये यूज होने वाले हैं, तो थोड़े इनकी यूजेस देख लो, ठीक है। सबसे ज्यादा जो यूज होता है ये एयरक्राफ्ट या ऐसे लिखो विंडोज ऑफ एयरक्राफ्ट, विंडोज ऑफ एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट आप देखते हो, एयरक्राफ्ट देखते हो, उनके जो विंडो बने होते हैं वो आपके किसके बने होते हैं, PMMA के बने होते हैं। दूसरा, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट। ये कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते थे। यहाँ पे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस लिखना है क्योंकि मैं प्रॉपर्टीज भी लिख रहा हूँ, तो प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो ये यूजेस में विंडो जो होते हैं एयरक्राफ्ट के वहाँ यूज होते हैं, और ये कहते हैं एज ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरा, ये ग्लास बनाने का काम आता है, लेकिन वो ग्लास कैसे होंगे, अनब्रेकेबल ग्लास। तो फॉर्मेशन ऑफ अनब्रेकेबल ग्लासेस, जो ऐसे ग्लासेस जो टूटे ना। जैसे आप देखते हो कांच के ग्लासेस होते हैं, वो आप थोड़ा भी हाइट से छोड़ो वो टूट जाते हैं, लेकिन ये जो बनेगा आपका ये एक तरह का प्लास्टिक टाइप का होता है, जिसको आप ऐसे बनाते हो कि अगर आप वो ग्लास कुछ हाइट से छोड़ोगे भी तो भी वो ग्लास टूटेगा नहीं। तो किस तरह का ग्लास हो गया, अनब्रेकेबल ग्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके यूजेस देखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जल्दी से कॉपी करिए फिर हम आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हुआ है ग्लिप्टर। ध्यान रखना, ग्लिप्टर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड्स के बोर्ड में तो ऐसे भी हटा दिया है इस साल, तो बोर्ड्स की बात हटा दो, तो अब सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो ग्लिप्टर की बात करते हैं। तो ग्लिप्टर क्या है, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको, तो लिखो, लिखते जाओ। इट इज़ अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये एक तरह का क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। इट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इट इज अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर एंड इट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ये कैसे बनता है, तो इट इज obtained by polymerization of, या ऐसे लिखो कंडेंस, एक तरह का कंडेंसेशन पॉलीमर है क्योंकि यहाँ से चीजें एलिमिनेट होंगी। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ ethylene glycol and phthalic acid।
तो ध्यान रखो, एक तरह का ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, यहाँ चीज़ें एलिमिनेट होंगी। कंडेंसेशन याद आ रहा है ना, कि जिसमें चीज़ें क्या होती थी, एलिमिनेट होती थी, तो यहाँ पे भी एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पे क्या क्या यूज होने वाला है, एथिलीन ग्लाइकोल ऑन पैथालिक एसिड। तो पैथालिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल का पहले फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। तो ये हो गया आपका एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला CH2OH। ठीक है, ये हो गया एथिलीन ग्लाइकोल, और यहाँ पे हो गया पैथालिक एसिड का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। ध्यान देना, एक बेंजीन रिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे COOH एक ग्रुप होगा, और यहाँ पर भी एक COOH ग्रुप होगा, COOH ग्रुप होगा, ठीक है। ये हो गया आपका एथिलीन ग्लाइकोल, और ये हो गया आपका पैथालिक एसिड। अब आपको क्या करना है, इसका पॉलीमराइजेशन करा देना है। ध्यान रखना, यहाँ पे कंडेंसेशन है तो -n वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होने वाले हैं, और यहाँ पे आपको हीट देना पड़ेगा, तो प्लस हीट। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आप सिंपल क्या करो, देखो कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें रिमूव होने वाली हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें रिमूव हो रही हैं। क्लियर है? तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक सब मैकेनिज्म लिखने वाले हैं। तो सिंपल है, देखो क्या करना है, ध्यान से अगर देखो तो मैं इसको अच्छे से और लिख सकता हूँ। क्या क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको C≡OH लिख सकता हूँ, और इसको मैं C≡OH लिख सकता हूँ। COH को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहाँ से यहाँ का OH और यहाँ का OH निकलेगा। अब यहाँ से OH निकल रहा है, यहाँ से OH निकल रहा है, तो यहाँ से जो H जुड़ा हुआ है वो इसका साथ छोड़ देगा। क्यों साथ यहाँ का H छोड़ रहा है, क्योंकि O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसका साथ छोड़ देगा। तो ये OH इस H को लेके बाहर हो जाएगा, और ये OH इस H को, तो वही मैंने लिख दिया, N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब जो बचते हैं वो लिख दो। तो देखो क्या क्या बच रहा है, यहाँ से लिखना शुरू करो, ये चीज़ें यहाँ जुड़ जाएंगी, ये चीज़ यहाँ पे आके जुड़ जाएंगी। अब ये दोनों तो बाहर निकल रहा है, तो ये दोनों आपस आके जुड़ जाएंगे। तो जो बच रहा है उसको लिखते जाओ। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ से बचा, ये बॉन्ड फ्री हुआ, तो एक बॉन्ड फ्री O, उसके बाद क्या है CH2, उसके बाद फिर क्या है CH2, उसके बाद क्या है O, और ये O किससे जुड़ा होगा, अब इस वाले C से, और ये C के ऊपर क्या है डबल बॉन्ड, और इस C से क्या जुड़ा हुआ है, एक बेंजीन रिंग, ठीक है। और इस C से फिर से क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री। बस हो गया, काम खत्म। यही आपका क्या बन गया, ग्लिप्टॉल बन गया। और यही आपके N मॉलिक्यूल्स यूज होने हैं, N मॉलिक्यूल्स, यही क्या होगा, ये स्ट्रक्चर आपका N टाइम्स रिपीट होगा, तो यही आपका क्या बन गया, ग्लिप्टॉल। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। पॉलीमराइजेशन हमने कराया, और यहाँ से इसका OH इसका OH निकाला, और इसके H इसके H मिलके क्या बना लेगा, वाटर, जो बाहर निकल गया। अब जो बचा वो उसको हमने यहाँ पे एज जैसे था बस उठा के सिर्फ जोड़ के लिख दिया, और यही यूनिट बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। तो यही क्या बन गया, आपका ग्लिप्टर पॉलीमर बन गया। बहुत आसान है, और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है कहाँ पर, वो देखिए सभी लोग जानते हैं। और इसके क्वेश्चन भी अभी मेरे पास मैसेज आया था किसी आप ही लोग में से कि सर ग्लिप्टर कहाँ से कहाँ यूज होता है। तो देखिए उसका आंसर यहाँ पर है। इसके पहले भी हमने मेरे पास मैसेज आया था कि ब्यूना एन कहाँ कहाँ, क्या उसका पॉलीमर क्या है, उसमें कौन कौन से मोनोमर्स यूज होते हैं, ये भी क्वेश्चन मेरे पास आया था। तो मैं उसका आंसर शायद मैंने बिना एन बता दिया है, वहाँ से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और ग्लिप्टर का अब आंसर बता रहा हूँ कि ग्लिप्टर कहाँ यूज होता है, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपके जो क्वेश्चंस थे, जिसके भी जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही थी, क्या वो आपके क्वेश्चंस जो बच नहीं बन रहे थे अभी तक, क्या वो क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए इसकी यूजेस मैं बता देता हूँ। इसका जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मेकिंग ऑफ पेंट्स। पेंट तो जानते हो ना, ये वही है। पेंट्स जो भी बनते, सभी घर पेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो पेंट्स बनते हैं वो किसके बनते हैं, आपके ग्लिप्टल के बनते हैं, ग्लिप्टल पॉलीमर के। तो यही क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ था, तो शायद आपको उसका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये ग्लिप्टल समझ में आया होगा। और इसके पहले हमने जो ब्यूना एन, ब्यूना एस और साथ में PMMA देखा था, पॉलीमेथिल मेथ एक्राइलेट, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, इसके आगे हम और भी चीज़ें हैं जो एक लेक्चर और मुझे लगेगा, जिसमें बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन्स के बारे में बात करना है कि कैसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन्स हैं और कौन कौन से ऐसे पॉलीमर्स हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। एक और लेक्चर हमें लगेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए केमिकल ग्रुप चैनल। थैंक यू।